तो आज है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 13 और टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में इंट्रोडक्शन हो गया था। अभी आज हम लोग पहले कुछ उसके नोट्स बनाएंगे जिसमें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में मैंने बताया था, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसका बोलते हैं जब सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन देखेंगे तो उसमें सीखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो हमने एक टाइप का यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया था ड्राई फ्रिक्शन में, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन पहला बनता है इसमें, और एक क्या बनता है? काइनेटिक या फिर डायनामिक या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब भी मतलब कहने का मोटा मोटा बात ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो उसके पास कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। जब भी वो रेस्ट पे रहेगा कौन सा रहेगा? और इन दोनों के बीच में भी एक स्टेट है, जब वो अपना स्टेट चेंज कर रहा होगा, यानी रेस्ट से मोशन में जा रहा है, ना रेस्ट में है ना मोशन में, तो मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर स्टेट चेंज हो रहा होगा, उसी पॉइंट को क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे वहां पे, है ना। इसका मतलब अब ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बातें याद कर लो, ठीक है। ये हो गया था सबका। चलो लिखना स्टार्ट करो। स्टैटिक फ्रिक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। इट इज फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स which is effective which is effective क्या क्या है? बिफोर। अब देखो बस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा टेक्निकल बना रहे हैं, लेकिन जो बात मैंने बोली ना वही बात है, देखना समझाते हैं। बिफोर रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं? अब तुम कहोगे रिलेटिव क्यों बोले बेटा? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेस के बीच का फोर्स होता है, तो हमेशा कंपैरिजन होगा ना। रबिंग होगी तो दो सरफेस के बीच में होगी, मोशन होगा तो दो सरफेस के बीच में होगा, एक सरफेस रेस्ट पे रहेगा और एक सरफेस मोशन करेगा, तो रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिफोर रिलेटिव मोशन मतलब रिलेटिव मोशन क्या हो? जीरो, यानी कि बॉडी क्या रेस्ट पे है, जब तक रेस्ट पे रहेगी रिलेटिव मोशन क्या होगा? जीरो, ठीक। तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कौन सा होगा भाई? बताइए। स्टैटिक, ठीक है, लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए, इट्स नेचर इज सेल्फ एडजस्टिंग। नेक्स्ट लिखिए, इट्स नेचर इज सेल्फ एडजस्टिंग। इसका क्या मतलब होगा? एक डायग्राम समझाएंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो इसका मैंने कैपिटल एम क्यों लिखा, यानी मास को क्यों लेके आया इसमें? मैंने आपको बताया था कि मास ही क्या है आपका? इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक और सरफेस होगा, ठीक, ये सरफेस है, इन दोनों के बीच में आपका क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितने भी कांटेक्ट एरिया होगी, जब तो फ्रिक्शन पड़ रहा है ना भाई, तो फ्रिक्शन की भाषा में बात करेंगे तो कहेंगे भैया दोनों सरफेस के जो कांटेक्ट वाले एरिया होंगे वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये मॉडर्न व्यू था फ्रिक्शन का। इसका मतलब है कुछ इंटरलॉकिंग जैसा होगा, है ना। तो मतलब कुछ अपोजिशन ऑफर करेगा सरफेस अपने ऊपर से दूसरे सरफेस को मूव होने के लिए, यानी कि रिलेटिव मोशन होने के लिए कुछ अपोजिशन ऑफर होगा, उसे क्या कहेंगे? फ्रिक्शन। तो डेफिनेशन कहती है कि जब अपन इसके ऊपर क्या लगाएंगे? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक। तो इसी इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? हमेशा लीनियर। जब ट्रांसलेशन मोशन पढ़ते हैं 9th क्लास में पढ़ा था कि जब ट्रांसलेशन मोशन या फिर लीनियर मोशन होता है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में ही हमेशा ऑब्जेक्ट मोशन करता है। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? इसी का अपोज कर रहा है, तो जिसका अपोज करेंगे उसी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ना। लेकिन मैंने क्या सिखाया था? मैंने कहा था कि ये फोर्स कहाँ होता है भाई? दो सरफेस के बीच में। तो इसका मतलब इसको कहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा? हमेशा सरफेस जहां कांटेक्ट में होगा वहां पर, ठीक। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा अपोजिट टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। तो इसका मतलब है ये कॉज क्या है फ्रिक्शन का? ये कैपिटल है। अगर ये ना होता तो फ्रिक्शन ना होता, है ना। तो सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या? जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी वैसे से फ्रिक्शनल फोर्स की भी वैल्यू चेंज होगी। जैसे नेचर चेंज होगा, नेचर का मतलब डायरेक्शन चेंज होगा। तो अगर इस फोर्स को उठा के अपन यहां से लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये भी अपनी डायरेक्शन बदल लेगा कि नहीं बदल लेगा? समझ में आ गया? इसी को समझाने के लिखा हुआ है सेल्फ एडजस्टिंग। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू। जो बात मैंने समझाई उसी को लिख रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन
of static friction is equal to the external force tendency to generate the relative motion. To generate the relative इसका मतलब ये किस पे डायरेक्टली फोकस कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स पे। जैसे एक्सटर्नल फोर्स बदलेगा वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बदलेगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू लास्ट है, मैक्सिमम value of static friction is called limiting friction। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब अपन लिख सकते हैं स्मॉल एफ एस मैक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एल। एल क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, नोट डाउन करिए साथ साथ में अच्छे से। हो गया? अभी तो सही चल रहा है सरफराज, कहाँ रुक रुक के चल रहा है? सही तो चल रहा है, बीच में लैग आया होगा। ठीक है, अभी दिक्कत हो तो बताना। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है और उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, लिखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction force, is directly proportional to the n, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, जरूरत नहीं इतना लिखने की। ठीक, n यहां लिखूंगा बिटवीन द टू सर्फेसेस, इन, क्या ये समझ में नहीं आ रहा किसी को? बना ले डायग्राम। किसी को अगर ये समझ में ना आए तो उसके लिए ये लगेगा। ये मेरा ब्लॉक था जिसके ऊपर अपन ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो इस ब्लॉक के ऊपर क्या होगा? एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होगा? इधर होगा, है ना। तो ये क्या होगा? एफएल कहलाएगा। एफएल क्या है आपको भी पता है, स्मॉल एफएल इज ब्रैकेट में क्या बोला मैंने? एन बोला। और एफएल होता क्या है सर? एफएस का मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ठीक है, लिखते जाओ फटाफट। डायरेक्शन के बारे में जानना है क्या? फ्रिक्शन की डायरेक्शन नहीं लिखवाई मैंने, वर्बली बताई है। लिखवा दूं? लिखवा देते हैं, नोट्स में काम आएगा। ठीक, लिख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ एफएल, देखिए, इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन, is always opposite to the direction। आगे कंप्लीट कर लोगे? क्या लिखोगे? डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखोगे ना। देखिए, डायरेक्शन इन विच, आगे लिखिए डायरेक्शन इन विच the body is on verge of motion। जानबूझ के ये फैंसी वर्ड लिखवा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे ये वर्ज अगर कहीं दिया है न्यूमेरिकल में, जानबूझ के देते हैं तो वर्ज का मतलब जिस तरफ वो मोशन कर सकता है या करने जा रहा है। अभी कर नहीं रहा है बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन पर वो स्टेट को चेंज कर रहा है, चेंज किया नहीं है, क्योंकि चेंज कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही मोशन में आ जाएंगे तो काइनेटिक हो जाएगा।
और जब तक रेस्ट पे है स्टैटिक, लेकिन जो वो पॉइंट होगा जो मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड था उतना आपने लगा दिया है, लेकिन अभी तक स्टेट चेंज हो रहा है चेंज, लेकिन तो उस पॉइंट को क्या होगा, लिमिटिंग, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ये फोर्स होता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए लिखिए फिर डिपेंडेंसी कैसे चेक करेंगे। तो क्लियरली है, अच्छा मुझे ये बताओ, ये ऐसे समझोगे थोड़ा याद भी हो जाएगा इसमें कि अपने को क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो दो सरफेस कांटेक्ट में हैं हर बार उनके बीच में ही ये फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है, अभी देखो ये एक फ्रिक्शन हो रहा है मेरे हाथ में, मुझे फील हो रहा है, आपको आवाज आ रही होगी, नॉइज क्यों आ रही है, वही फ्रिक्शन फोर्स। अभी ऑयल लगा लें, क्या होगा, स्लिपरी हो जाएगा, है ना, तभी आवाज आएगी तुमको, नहीं आएगी, है ना। इसका मतलब है सरफेस जो है उस पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अगली क्लास से तुम दोनों लड़कियां अलग अलग बैठना, ठीक है, ठीक है, पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं बस, ठीक। और क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, डिस्टर्ब अगर हम होंगे तो फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, कि पढ़ाने में बार 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 तो दिमाग मेरा अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो मक्खी की तरह एक इधर एक उधर, तो अब जैसे कोई चीज़ स्टैटिक रखी हुई सब बैठे हुए हैं तो दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा पढ़ाने में, और हमें सबको देख के पढ़ाना है, और जब हम सबको देख रहे हैं तो बीच में तुम लोग भी मक्खी की तरह देख रहे हो, तो उससे क्या है कि वो जो ज्ञान है दिमाग में वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तुम पढ़ो क्या, मक्खी पढ़ाएं है ना। तो भाई फ्रिक्शन की बात हो रही थी, तो वही मैंने बताया है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि सरफेस का टाइप क्या है या उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये एक पॉइंट यहाँ पर लिख सकता हूँ डिपेंडेंसी के अंदर कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, चाहे वो लिमिटिंग हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे काइनेटिक हो, चाहे रोलिंग हो, अपन जनरली ये कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। और नेचर ऑफ सरफेस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए एक क्वांटिटी चाहिए थी हमें, है ना। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो वहीं पर एक क्वांटिटी आके डेवलप होती है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि वैल्यू, जिसकी वैल्यू चेंज होती है सरफेस के टाइप के चेंज होने के साथ साथ, जिससे कि हमें एक क्या मिल गया, तरीका मिल गया कि अलग अलग सरफेस पर कैसे फ्रिक्शनल फोर्स को फाइंड आउट करें और किस तरीके से उसको डिफाइन करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ लिखिए, लिखिए साथ साथ लिखिए, लिखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, बिटवीन टू बॉडीज या टू सरफेस in contact depends on the nature of material, on the nature of material in contact, ठीक है। तो इसका नेचर में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, नेचर कैसे हो सकते हैं। एक तो अभी मैंने आपको ऑयल वाला एग्जांपल दिया था, ऑयल लगाने से हुआ क्या, स्लिपरी हो गया, है ना, या उसको कह सकते हैं स्मूथ हो गया, और पहले के ऑयल लगा तो क्या रफ था इसलिए आवाज आ रही थी, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, बताइए, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, स्मूथ और रफ, यही नेचर है ना उसका, स्मूथ और रफ। अच्छा ये बात क्या लिखवाऊं तुम लोग, मैंने कई बार बता भी दी और स्टार्टिंग में जब डिफाइन कर रहे थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू पढ़ रहे थे फ्रिक्शन का, तो उसमें भी कई ये लिखी हुई बात है कि जो डिपेंडेंसी होती है फ्रिक्शन फोर्स की वो क्या होती है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करती है, ना कि जो ऑब्जेक्ट पूरी एरिया कवर कर रहा है। ये बात तो ऑलरेडी रिटन है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो बस यही पूछना था। और अभी जो अपन ने सीखा है कि एक और चीज है फ्रिक्शनल फोर्स। अब मैं ये सवाल की तरफ पूछ रहा हूँ, आप अपने जो भी कॉमन सेंस का दिमाग आपने जो सीखा है इतनी देर में, उससे आपसे बताना कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है अगेन एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एक टाइप का रिएक्शन फोर्स है, वर्ड में ही रिएक्शन है ना, कुछ एक्शन होगा तो उसी का रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन फोर्स कब आता है, जब किसी सरफेस पे दूसरा सरफेस रखा जाता है तो क्या करता है भाई, वो सरफेस उसके ऊपर एक mg फोर्स लगाता है, उसके
उसके अगेंस्ट एक एन लगता है उस सरफेस के ऊपर, है ना, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कहलाता क्योंकि एक ही बॉडी पे दोनों फोर्स लग रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से दो एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे लगने वाला पेयर ऑफ फोर्सेस है, इसका मतलब ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पेयर नहीं कहलाएगा। लेकिन रिएक्शन फोर्स है क्योंकि सरफेस रिएक्ट कर रहा है तो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन वाले केस में भी नॉर्मल रहेगा, हमेशा रहेगा। अभी बोला कि दो सरफेस के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट तो सेम रहेगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया और एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या उससे एन डिस्टर्ब होगा? नहीं होगा। एन का कॉज क्या है? होगा कॉमन सेंस वाली बात थी, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट पर ही डिपेंड करता है भाई एन। वो चेंज होगा तो एन भी चेंज होगा, जब एन चेंज होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक और लास्ट में एक पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि ये बात लिखवाने वाला नहीं हूँ क्योंकि इतनी बात बता दी। क्या होता है, मैंने क्या बताया, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो ये कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। लिख लो, ठीक है, लिखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन। चल लिखें क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन value is more than other type of friction force, other type of ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छे समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट, अभी के तो लास्ट भी कह सकते हैं क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जब अपन सीखेंगे तब सीखेंगे, जब रोटेशनल मोशन होगा, है ना, तब सीखेंगे। चलो फिर भी देखते हैं, नहीं तो कोई केस बना के पढ़ा देंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कितनी बार पढ़ लिया हम लोगों ने, जब भी ऑब्जेक्ट सब मोशन में रहेगा कब होगा भाई मोशन में, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, ये किसी एक वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है, यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वो हमेशा कहाँ दिखाया जाएगा, दो सरफेस ऑफ कांटेक्ट जहाँ होता है वहीं पर दिखाया जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ के क्या रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन को। v का कॉज क्या होगा सर, एक्सटर्नल फोर्स एफ भी लग रहा होगा, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, एन के ऊपर, तो बिना हम उसके भी निकाल सकते हैं कि कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए आप लोगों को फॉर्मूले की तरफ लेके जा रहे हैं। लिखिए, इफ द बॉडी is in relative motion, if the body is in relative motion, समझ में आ रहा है रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, द फ्रिक्शन अपोजिंग द रिलेटिव मोशन, द फ्रिक्शन अपोजिंग द रिलेटिव मोशन, बेटा लिखना, मोशन मत लिखना, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव नहीं बोलोगे तो मोशन में कभी हम लोग सरफेस की बात ही नहीं करते जिस पे मोशन करते हैं, इसमें पूरे टाइम हम लोग को सरफेस की बात करनी है, तो रिलेटिव मोशन ही सही वर्ड होगा, ठीक है। चल लिखिए इसको, इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पहला पॉइंट इसका, दिस इज स्लाइटली लेस देन, इसके लिए हमेशा स्लाइटली लेस देन रहेगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा ये बताओ, फिर से आप लोगों को जितना मैंने सिखाया है उसी सवाल पूछ रहा हूँ, क्या अपन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं? क्यों? चेंज होती रहती है ना, क्योंकि वही बात हो गई कि अगर किसी ब्लॉक को मोशन में ले आना है और 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए तो मैं 9 न्यूटन लगाऊंगा तब भी मोशन नहीं आएगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा।
8 लगाऊंगा तब भी नहीं आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। फिर 7 लगाऊंगा तब भी नहीं आएगा और स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तीनों बार अलग अलग वैल्यू आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो अपन कभी डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो मल्टीपल वैल्यूज को अडॉप्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, बट लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि वो सिंगल वैल्यू होगी, वो सिंगल ऐसी वैल्यू होगी क्योंकि वो वैल्यू जैसे ही आप एक्सर्ट करते हो उस अमाउंट ऑफ फोर्स तब वो ऑटोमेटिकली 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन लगाओगे तो क्या होगा, तुरंत उसके बाद मोशन में आ जाएगा। तो सिंगल वैल्यू होगी जिस पे आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन पॉसिबल होगा। चलिए यही डिफरेंस है। तो काइनेटिक भी इसी प्रकार से, काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे ही मोशन में आ गए तो आपका एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी जो लगती रहेगी कंटिन्यूअसली जैसे ही मोशन में आओगे। जैसे किसी भारी सामान को भी खसकाओ, जब तक खसकता है तब तक बहुत फोर्स लगता है, जैसे ही खसकने लगता है उसके बाद देखो ये लड़के जानते हैं घर वाले ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करवाया ही होगा, है ना। अलमारी खसकाई कभी, मम्मी ने बोला कहा होगा बेटा जरा अलमारी खसका दो, है ना, दिवाली में पीछे सफाई करनी है। तो जब तक नोटिस करना एक झटका लगता है, पहले नहीं खसकती, एकाएक जब वो खसकती है तो फिर संभलती नहीं है ना, कई बार तो गिर भी जाती है। रीजन क्या, वही मोमेंटम सडनली क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स बहुत जल्दी घट जाता है और आपका लगाया हुआ आप 50 न्यूटन लगा के बैठे हो, है ना, अब वो मोशन में आ गया तब भी 50 न्यूटन लगा रहे हो, उसको 50 नहीं चाहिए था, उसको 20 चाहिए था, तो एक्स्ट्रा 30 न्यूटन क्या करेगा, उसको रोटेशनल मोशन करा देगा। तो ऊपर अगर ऊपर से पकड़ खिसका रहे थे तो वो, है ना, और नीचे कभी नोटिस करना, कभी कोई समझदार होगा तो कहेगा बेटा नीचे से खसकाओ, कभी भी वो चीज जो तुम्हारी 30 न्यूटन एक्स्ट्रा है वो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि टॉर्क वाला खेल, फिर से टॉर्क पढ़ाते हैं। टॉर्क क्या होता है, आपको सर्कुलर मोशन कराना है किसी को तो एक पॉइंट पर फिक्स कर दो और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाके फोर्स लगाओ, तो क्या करेगा, वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो यही हो रहा है, जब तुम अलमारी के ऊपर से उसको धक्का लगा रहे थे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे उसकी हाइट हो गई, और फिक्स पॉइंट क्या है, जमीन। फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, उसको रोक के बैठा है। जैसे ही ऊपर लगाओगे वो अलमारी, समझ गए, लैंड कर जाएगी, है ना। भाई मुझे लैंड करा दो चलो ठीक है, लिखिए इट डिपेंड्स ऑन एन, है ना, ये तो सिंपल सी बात है। तो एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन के, ठीक है। लेकिन यहां पर आगे एक गलती उससे पहले लिख लीजिए, इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड, देखिए इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड, देखिए ऑन टाइप ऑफ मोशन, ऑन टाइप ऑफ मोशन, ये फर्क नहीं पड़ता कौन सा टाइप ऑफ मोशन कर रहे हैं। अब तुम कहोगे अभी तो बताया था कि रोलिंग मोशन में अलग होता है, भैया जितने भी टाइप ऑफ मोशन लीनियर मोशन होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो लीनियर मोशन में एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है कि नहीं होता है। सारे स्ट्रेट लाइन ही मोशन तो हैं लेकिन अलग अलग है, लेकिन उससे कोई काइनेटिक फ्रिक्शन को उससे कोई मतलब नहीं। लिख लीजिए अगर सच दैट, सच एज लिखना, सच एज लिख लो जितने बताऊं, एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रिटार्डिंग मोशन, जितने एग्जांपल आते हैं लिख लो, ईटीसी लिख लेना आगे, ठीक है। हो गया, लिख लोगे ना, तुम नहीं लिख पाए, लिखो, हम लिख दें। देखिए बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, अब एफ के होता है बराबर म्यू टाइम्स ऑफ, लेकिन म्यू का जो है नोटेशंस अलग अलग रखे जाते हैं ताकि आप कहीं गलती ना करें, ठीक है। जैसे आप काइनेटिक है तो यहाँ पर म्यू के लिख देते हैं, स्टार्टिंग में म्यू एस लिख देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है फायदा, कुछ नहीं फायदा होता, इतनी सी बात है कि आपको डिफाइन कर पाते हो भैया ये काइनेटिक फ्रिक्शन वाले फॉर्मूले में लग रहा है, ठीक है, क्योंकि म्यू हर जगह सेम ही रहने वाला है, वो तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस, ठीक। तो उससे क्या मतलब है, तुम दौड़ रहे हो या फिर तो सरफेस का तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो तो चलेगा वही हिसाब से ना, तो बदलेगा क्या, सिर्फ एन की वैल्यू बदलती जाएगी साथ साथ में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन साथ, तो फिर आपका फ्रिक्शन फोर्स भी बदलेगा, ठीक है। कलर एकाक और यूज कर लिया करो यार, है ना। अच्छा वैसे मानते हैं कि रेड कलर की जो है वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, अंधेरे में दिख जाएगा, लेकिन घर में दिया तो नहीं होगा ना,
है ना, कम लाइट में भी दिखेगा, वो बात हम समझ रहे हैं तुम्हारी। इतना मतलब इतना प्रेशर लग रहा हमको देखने में यहाँ से, तो तुम कैसे पढ़ोगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा आज एक ही लाए थे, आज व्रत था क्या? आज दिन जो है आज इसका नहीं था। पेन का भी सब यही है, मंडे को हम लोग 2 कलर चलेंगे, है ना, 7-8 कलर ले लो फिर। चलो लिखो लिखो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हेडिंग डालो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बेटा, शनिदेव का दिन है, तुम पे कृपा कर रहे हैं क्या आजकल? शनिदेव जो कृपा करते हैं तो क्या होता है, सुने नहीं कभी, शनि भारी हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट पढ़ते हैं। पहले लिखिए फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, पहला क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट लिखा है बेटा, स्पेलिंग बोले? नहीं वो कोई बात नहीं, राइटिंग भी बहुत अच्छी है। हो गया आपका काइनेटिक ठीक है। पहले वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FL अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, UK अपॉन FK अपॉन, फॉर्मूला किसी को अभी नहीं आ रहा है तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू N, ठीक है। अब यहाँ पे S और K क्यों लगा रहे हैं वो तुम जानते हो, ठीक है, ठीक है। नोट लिख लो जरा, क्योंकि फिर गलती यही शुरू होती है, तो नोट लिखे रहो, कभी गलती नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ म्यू एस एंड म्यू के, द वैल्यू ऑफ म्यू एस एंड म्यू के डिपेंड्स अपॉन द nature of both the surfaces in contact, nature of both surfaces in contact, ठीक है। अच्छा मुझे कोई ये समझाएगा क्या इसका कोई यूनिट और डायमेंशन होगा? हाँ, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। of static and kinetic friction are unitless and dimensionless, लिख लो। are unitless and dimensionless, ठीक। अब जो अगला टॉपिक है वो देखना बहुत, अगर अभी तक कुछ समझ में आया होगा तो जिसको आ गया होगा उसको तुरंत समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं आया होगा उसको थोड़ी दिक्कत होगी। आगे बढ़ जाएं, जल्दी बेटा थोड़ा। चलिए ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ग्राफ है बहुत आसान, सुनो ध्यान से, मैं कुछ फिगर बनाऊंगा और फिगर के फॉर्म में ही तुम लोग फ्लो चार्ट के तरीके से लिख लेना, कुछ भी थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा इसको। ठीक है, सही है। ये क्या है, स्टैटिक। मैंने बोला कि v की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक। अच्छा मैं कह सकता हूं जो Fs है वो आपका, ध्यान से देखना, क्या है भाई, ये अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। कब तक, जब तक स्टैटिक चल रहा है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, F अप्लाइड। तो जिस रेट से अपन इंक्रीज करेंगे एक्सटर्नल फोर्स को, उसी रेट से आपका एफ भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यहां जो ग्राफ बनेगा वो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वाला बनेगा। ये क्या होता है, मतलब अगर ये x 1 है तो y भी क्या होगा
1 अगर इक्वल टू लगा ले, हमने क्या मान लिया, ये mx y इक्वल टू mx का ग्राफ नहीं देखा है, m की वैल्यू मैंने कितनी मान ली 1, प्रोपोर्शनलिटी मैंने m मान लिया। इसी प्रकार से fs बराबर क्या हो जाएगा इस केस में, k टाइम्स f मान लेते हैं, और k की वैल्यू कितनी मान ली मैंने 1। तो ग्राफ जो भी बनाएंगे वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो देखो जरा ध्यान से यहाँ ग्राफ समझते हैं। जब ये 0 था, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा 0 होगा। जब इसकी वैल्यू कुछ इंक्रीज हुई होगी तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हुई, यहाँ पहुंचा तो यहाँ पहुंचा। यहाँ क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये क्या है मैक्सिमम। इसका मतलब कहाँ पहुंच गए अपन, लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंच जाएंगे उसके बाद क्या होगा, सर आपने सिखाया है लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद सडनली क्या होगा, डिक्रीज आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। फिर मैंने क्या सिखाया था कि अलग अलग टाइप ऑफ मोशन से फर्क नहीं पड़ता है, काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू फिक्स होती है। ये लिखवाया है ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता किस टाइप का मोशन तुम कर रहे हो। जैसे ही मोशन में आ गए तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स लगता रहेगा, तुम कितनी भी स्पीड पे चलो, किसी भी टाइप का मोशन करो। इस केस में क्या आएगा, पहले तो डिप होगा, तो जब तक चेंज हो रहा है स्टेट तब तक तो डिप होता रहेगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि अब वो अपने स्टेट को चेंज कर चुका है ना, तो कहेंगे अब ये मोशन में आ गया। जब मोशन में आ गया तो उसके बाद क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज होगा क्या, अब जब तक मोशन करेगा तब तक वो क्या करेगा, एक ही काइनेटिक फ्रिक्शन को शो करेगा। तो ग्राफ में मैंने क्या बोला, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ, मतलब स्पीड ऑफ लॉक बढ़ाते जाओ, फर्क नहीं पड़ता, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट बना रहेगा। तो ग्राफ बन गया। तीन तरीके की चीजें दिखाया इसमें। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक आपका ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया, फोर्स इंक्रीज करोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। कब तक, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ना पहुंच जाए। जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंच गया, अब सडनली फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज होने लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट पे नहीं रहेगा। और यहां से स्टैटिक से कहां पहुंच गए, लिमिटिंग, और लिमिटिंग के बाद कहां पहुंच जाएंगे, काइनेटिक। समझ में आया ग्राफ किसका है, ये स्टेट चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट का ग्राफ है ये, ठीक है, बना लो। ठीक है, तो तीन फिगर बनाना है, एक फिगर और बना देते हैं। ये क्या है, स्टैटिक, तो क्या आएगा, यहां पर लिखेंगे अपन एफ एस मैक्स, यानी कि मैं क्या लिख रहा हूं एफ एल, और यहां पर ये मैंने मैक्सिमम अमाउंट या रिक्वायर्ड एफ आर लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फोर्स। एफ आर का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स, जितना चाहिए कि आपका ये ऑब्जेक्ट मोशन में आए। ठीक है, अभी भी ये 0 पे ही है। इसके बाद क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहां पर क्या लगेगा, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है, ठीक। तो यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, जब अपोजिंग फोर्स कम हो जाएगा। अभी तो सिखाया था अलमारी वाला एग्जांपल, लिमिटिंग पे सबसे ज्यादा फोर्स चाहिए, उसके बाद रिक्वायर्ड फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी उल्टा पूछ देते हैं, अप्लाइड फोर्स का पूछ देंगे और गड़बड़ा जाओगे। उसके बाद चाहिए होगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन सर ये सवाल इसलिए नहीं पूछते जल्दी, कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि ये अगर सर आप जिस स्टेट से उसने चेंज किया है तब पूछोगे तब हट जाएगी, लेकिन बाद में अगर उसको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो फोर्स बढ़ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स देखोगे तो आप कहोगे सर ये वाला फोर्स ज्यादा है क्योंकि अब ऑब्जेक्ट को स्पीड अप करना है ना। लेकिन अगर सिर्फ आप एक छोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बात करोगे जहां पर आपने जितना फोर्स लगाया था उससे कंपेयर करोगे तो लिमिटिंग के बाद सडनली रिक्वायर्ड फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स जो लगता है उसी के अगेंस्ट तो फोर्स लगाते हैं, तो अपोजिंग कम होगा तो मुझे रिजल्टेंट फोर्स कम करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना। तो बस उस हिसाब से तो ये ऐसा होगा। ठीक है, चलो लिख लो, जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में तो जानते ही हो, ठीक है, तो मुझे वो तो नहीं बताना है। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जब फोर्स एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है और दोनों जो लगाने वाला फोर्स है वो बॉडी और जिस पर लग रहा है वो दोनों टच कर रहे हो तो कांटेक्ट। और जैसे मैंने बोला कि कोई मैग्नेटिक फोर्स है या फिर किसी चुंबक से आप किसी लोहे को अट्रैक्ट कर रहे हो लेकिन उनके बीच में दूरी है, वो टच नहीं कर रहे हैं लेकिन वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। ठीक है, ये सब याद कर लो, छोटी छोटी बातें। तो अपन जो पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इन सब में क्या लगेगा, पूरे टाइम कांटेक्ट फोर्स लगेगा। आगे बढ़ जाएं, चलो इसका एफबीडी बना के सॉल्व करो। बस ध्यान रखना इस एफबीडी में फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा। हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक में एक रस्सी लगा खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं ना,
पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो पुल कर रहे हैं तो जो टेंशन है वही तो हमारा जो हमने फोर्स लगाया रिजल्टेंट, ऐसा होगा क्या? मैंने तो बस थोड़ा कंफ्यूज किया है, फिर से इसको देखना फिर बताना। अरे भाई अप्लाइड फोर्स ये लगा हुआ है, तुम सीधे कहो क्या सर कंफ्यूज कर रहे हो, अप्लाइड लगा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, अब यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा एक ऊपर और फ्रिक्शनल फोर्स इस अप्लाइड करंट पीछे की तरफ लगेगा, तो जो रिजल्टेंट नॉर्मल और फ्रिक्शनल का होगा वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ना। और क्लियरली दिख रहा है कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में आता है, अगर पैरेलल लॉ याद होगा तो डायगोनल के अलोंग आ जाएगा, लेकिन वो कितना एंगल बनाएगा वो डिपेंड करता है सर कि अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो 45 डिग्री बनाएगा, अगर नहीं होंगे तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस तरफ वो झुक जाएगा, अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो n की तरफ चला जाएगा, और अगर स्मॉल f की वैल्यू ज्यादा है तो स्मॉल f की तरफ। ठीक है, तो उसमें इतना नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल सॉल्व करना है। तो एक ही फॉर्मूला होता है, दो वेक्टर को रिजल्टेंट निकालना है, तो √a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा कितना है 90, cos 90 क्या होता है 0। इस केस में कितना आसान था, f सरफेस रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा √n² + स्मॉल f², इतना ही करना है। चलो देखते हैं, ट्राई करो, हम तो नहीं बताने के लिए। सबसे पहले कर लेना लेट बी द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो सरफेस के द्वारा लगाया हुआ बल है क्या उसमें अपन अप्लाइड फोर्स को भी ले लेंगे क्या? हाँ ले सकते हैं क्या? क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्या कर रहे हैं बच्चे, कोई डाउट हो पूछिएगा बच्चों। मैंने सवाल बहुत सिंपल से पूछे, हमेशा कंफ्यूजिंग सवाल ही पूछता हूँ क्योंकि देखना है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। मैंने फिर से बोला, ये बात सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि जो सरफेस है, सतह है, उसमें कौन कौन से फोर्स आएंगे, तीन फोर्स हैं, एक F स्मॉल f हो गया, एक N हो गया, एक अप्लाइड, इन दिनों में से कौन कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे? N आएगा, ठीक है वेरी गुड। फिर F तो आएगा नहीं, F नहीं आएगा ना, किसने बोला, किसने बोला, तुमने बोला ना। अरे बड़े भाई इतना सब हाथ वाथ रगड़ के इतना सब आवाज सुना के सब जो है, अब तो आइंस्टीन साहब 2 बार आत्महत्या कर चुके होंगे अब तक, हैं वो हमको देख रहे होंगे फिर भी कह रहे हैं कि आगे बैठा है। अरे बड़े भाई ये बेचारा तो इसका तो नामकरण ही सरफेस है सरफेस के कारण ही होता है ये, तो 2 हो गए, ये नहीं हो सकता क्योंकि आपने लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नेट कांटेक्ट फोर्स बाय सरफेस ऑन, ब्लॉक का नाम नहीं है, ब्लॉक लिख लो बस, ठीक है। ठीक, क्या हो जाएगा भाई बताओ, इन दोनों का FBD करके रिजल्टेंट निकालोगे, दो वेक्टर हैं, दोनों F और N के बीच कितना एंगल है 90, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बताओ, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू F सरफेस विल बी इक्वल टू व्हाट, √स्मॉल f² प्लस, ठीक है। तुमसे ये हेडिंग है कांटेक्ट फोर्स, इसीलिए तुम्हें कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए हम सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें किसकी, किसकी, F सरफेस की, तो कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बोला, ये तो F कांटेक्ट फोर्स इतना ही है ना, इस हेडिंग के हिसाब से सिर्फ कांटेक्ट फोर्स पढ़ना है भाई। तो कांटेक्ट फोर्स आपको पता है, टोटल कांटेक्ट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू √f² प्लस n²। देन नाउ आई एम आस्किंग यू कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, किसकी, ये F सरफेस की। तो मिनिमम क्या होगी, मिनिमम तभी होगी जब फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा n के बराबर। तो मिनिमम क्या हो जाएगी, F सरफेस मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √, व्हेन स्मॉल फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाए 0, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, n। मैक्सिमम क्या हो जाएगी जब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाए, बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला पुट कर दो, म्यू इंटू n, क्या कर दोगे, म्यू इंटू n करके दिखा देते हैं। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देंगे,
क्या जाएगा, ये जाएगा म्यू एन का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अरे भाई ये ओपन करोगे म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या जाएगा, एन बाहर आ जाएगा, अंडर रूट बचेगा क्या, यही तो होगा ना। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, और कुछ हो सकती है नहीं। तो यहां से अगर चाहें तो अपन इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एफ सरफेस कहां से कहां तक वेरी करेगा बताओ, एन बाहर रहेगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चा, एन बहुत छोटा सा है ना, बहुत बड़ा सा बना दिया। ठीक है, ओके ये है। अब कुछ क्वेश्चंस करें, अभी टाइम है, अभी 10 मिनट है, 11 मिनट है। अच्छा 11 मिनट इसमें नहीं बात निकाल दो फिर मैं, ऐसा ना करो यार, 1-2 क्वेश्चन कर लो, अभी तो शुरू हुआ है फ्रिक्शन। अब अगली क्लास से आप लोग क्वेश्चंस और केस स्टडी तो करेंगे। हो गया, कॉपी दे दो यार इसको पीछे से। चलो क्वेश्चन करो, अरे कॉपी दे दो यार तुम, चलो करो करो क्वेश्चन करो, कैसे करोगे? ये तो आसान ही कर सकते हैं आप लोग, आपको सब कुछ तो दे दिया हमने, और आपको एक और चीज दिया हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, दोनों का कोफिशिएंट दिया हुआ है, ये क्या है म्यू की, और ये क्या है म्यू एस। ठीक है, और इसका मास दिया हुआ है, मास से क्या निकलेगा, एन निकलेगा बच्चे। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। ठीक है, कर लोगे यार तुम लोग। जी की वैल्यू कितनी लोगे, 9.8। करो सॉल्व करो। अच्छा मुझे एक चीज बता दो बस, ठीक है, छोटी सी बात है, तुरंत बता दोगे तुम, तुम्हें पता भी है ये बात। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है वो तो अपन निकाल सकते हैं ना इस क्वेश्चन में। हाँ हाँ निकाल सकते हैं, आपको सारी वैल्यूज हैं, दिमाग लगाओगे निकाल लोगे। एन की वैल्यू क्या होगी, एम जी तो होगी, और एम कितना है 1, और जी कितना है 9.8। तो एम जी मैंने एन बता दिया मैंने तुम्हें, म्यू की वैल्यू गिवन है, कितनी दी है, तो यही तो होगा ना। तो लिमिटिंग क्या होता है, स्टैटिक का ही मैक्सिमम एफ क्या आ जाएगा 0.2 इंटू 1 इंटू 9.20 नहीं आएगा भाई, 20 किसने बोल दिया, 10 भी ले लोगे तब भी नहीं होगा भाई, तब भी कितना आएगा, 10 करोगे तब भी 2 ही तो आएगा बड़े भाई, अलग ही नसीब चल रही। करो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 तो आने वाला नहीं है, जल्दी करो, कितना आएगा 1.96। अब यहां से तुम्हें फायदा हो गया, तुम्हें लिमिटिंग फ्रिक्शन पता है, तुम्हें पता है इससे कम फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आने वाला है। तो पहला वाला तो यही समझा रहा है तुमको, 1 न्यूटन है, ये देखो फायदा कितना हुआ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ए वाला सॉल्व करना पड़ेगा नहीं, यहाँ क्या निकलेगा, स्टैटिक निकल जाएगा, तो काइनेटिक तो 0 हो जाएगा, स्टैटिक ही तो निकलेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर ही तो होगी। क्या सिखाया था मैंने, स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स, जितना भी फोर्स होगा उतना ही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वो भी वेरी करेगा, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन पे आने के बाद अब स्टैटिक से क्या बन जाएगा, वो लिमिटिंग। ठीक, उसके बाद काइनेटिक आ जाता है। तो यहाँ पर पहले वाले का आंसर तो बहुत सिंपल है, एफ एस क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, अब मैंने सॉल्व नहीं किया, आपको पता है कि एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ अप्लाइड। ठीक है, और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन यहाँ क्या लिखेंगे बगल में, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है भाई, एफ एल कितना है 1.96, तो यहां से लिख देंगे एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ एल। सो ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, रेस्ट पे, और उसका आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा बताओ, इक्वल टू करके कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। मैंने वही चीज डायरेक्ट लिख दी, क्या हो गया सौम्या,
नहीं आ रहा तो बी वाला करो। कोई मुझे बस इतना बता दे कि सेकंड वाले केस में ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा या नहीं आएगा? सर आ जाएगा। आ जाएगा। नहीं सर मतलब मोशन के लिए सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस उसके टूट जाएंगे। नहीं, स्टेट चेंज होता है, हो नहीं गया है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला स्टार्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन में मैंने कुछ सिखाया था, ग्राफ में भी सिखाया था कि वो टाइम इंटरवल जिसमें वो मोशन में नहीं है और ना वो रेस्ट पे है, वो स्टेट चेंजिंग फेज में है। ठीक है, तो अभी उसको मोशन में नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो उसको लिमिटिंग की तरह आप बस उसमें क्या निकालेंगे, एफएल के फॉर्म में लिख देंगे। फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा? 1.96 न्यूटन। क्या बड़े भाई शौर्या, समझ नहीं है तो पूछना ही पड़ता है, पूछना भी पड़ेगा ना। हाँ बताओ क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? अरे कुछ तो बोलो कि ये पहला वाला नहीं समझ में आया। क्या तुम्हें पूरा टॉपिक ही नहीं आया? क्योंकि आज तुम क्लास में हो ही नहीं। गलत बोल रहे? चलो छोड़ो, इस बात पे ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन तुम क्लास में नहीं हो। फिर भी कोशिश करते हैं तुम्हें समझाने की, ताकि तुम्हारी नाराजगी कम हो जाए, है ना। हाँ, या तो तुम किसी प्रकार के चिंतन में हो, है ना, कुछ तो है, लेकिन उसमें डीलिंग करने की जरूरत नहीं है। करेगा नहीं करना। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है? 1.96 न्यूटन। अच्छा ये बताओ कि जो अभी आपने यहाँ क्या निकाला था, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला था। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू निकाला अपन ने। क्यों, कैसे पता? क्योंकि सर यहाँ पे जो वैल्यू ली वो क्या ली? स्टैटिक केस का लिमिटिंग फ्रिक्शन ही निकाल रहे थे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो वैल्यू होती है जिस पर ऑब्जेक्ट में स्टेट चेंज कर रहा होता है, लेकिन चेंज किया नहीं है, अभी स्टेट चेंजिंग पोजीशन है वो। ठीक है, मतलब वो रेस्ट पे भी और नहीं है और वो मोशन में भी नहीं है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उससे जो फ्रिक्शनल फोर्स कॉज होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, और ये कमेंट नहीं कर पाएंगे कि रेस्ट पे या फिर मोशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद लास्ट वाले में जो मैंने देखा तो फोर्स कितना है? 2.5 न्यूटन, और रिक्वायर्ड कितना था मिनिमम फोर्स? 1.96। तो उससे ज्यादा F external is greater than limiting friction, so the object is in motion, so the frictional force applied on the body will be kinetic friction. मोशन कहाँ से आ जाएगा? काइनेटिक मोशन। मैंने पर कुछ बोला ही नहीं। हाँ ठीक, गलती हो गई, समय खराब हो रहा है। ठीक है जगह ये हो जाएगा FL is equal to 1.96। मैंने लिखा नहीं है, इसको लिख लेना अच्छे से। क्या लिखोगे? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पहले निकालोगे यहाँ पर F एक्सटर्नल चेक करोगे। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या है? रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल, वो जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लगेगा? सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा इस वाले केस में। लास्ट वाले में क्या करोगे? कैसे लिखोगे? चेक करोगे F अप्लाइड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मतलब क्या डिफाइन करोगे? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? मोशन में आ गया। उसके बाद लिखोगे then the applied frictional force on the body will be kinetic friction। समझ में आया? फिर kinetic friction के लिए क्या करोगे? म्यू के का इस्तेमाल करोगे और उसकी वैल्यू निकाल के अभी मुझे बताओगे। तो बताओ कितना आएगा? तो kinetic friction का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0. बड़े भाई खुद करने से आएगा और हम सामने ही है, पूछो। 0. यहाँ देखो, ऐसे लिख लो। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला देखो क्या है, शायद कुछ आ जाएगा। और n निकालने का क्या तरीका होता है? देखो ये n ऐसे लगता है और नीचे n का कॉस क्या है? mg। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मास कितना दिया हुआ है भाई? 1। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? g कितना है? g नहीं पता है तो 9.8। तो बेटा यहाँ कितना आ गया? 1 × 9.8 कितना आ गया? 9.8 न्यूटन। और यही इसकी वैल्यू हो जाए किसके बराबर? n के बराबर। ठीक, तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर देगा तो कितना आएगा? यहाँ 0.15 इंटू n कितना है? इसको मल्टीप्लाई कर लेगा, तेरे को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई? कोई मल्टीप्लाई कर रहा है? क्या? 14.7। नहीं आज तो तुम गड़बड़ा गए। 1.47 होगा। ठीक है, कितना आएगा इधर? 1.47
ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए और करना है कि छोड़ दें? 2 मिनट है, हाँ? कभी बाद में अपन बैठ के चर्चा करेंगे क्या दुख था तुम्हारी जिंदगी में, है? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्या भी सत्यम? चलिए ठीक है।